मेरा नाम अतुल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सिंपल और साधारण सा इंसान था। कभी मैंने किसी भी बात को अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से ही अच्छे संस्कार दिए थे। हम 2 भाई थे, हमारी कोई बहन नहीं थी। मुझसे बड़ा मेरा एक और भाई था। मेरा भैया बचपन से ही एक ऐसे इंसान रहे थे जिसने हमेशा अपनी मनमानी की थी। मम्मी पापा भी उनको समझा समझा कर थक गए थे। पापा बड़ी मेहनत से पैसे कमाया करते थे और हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया था। भैया से तो मम्मी पापा को बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर भैया तो उनकी एक भी उम्मीद पूरा नहीं कर पाए थे। कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हम दोनों भाई भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरे भाई की उम्र सिर्फ मुझसे 4 साल ज़्यादा थी। मम्मी पापा ने शुरू से ही हम दोनों भाइयों को एक जैसे संस्कार दिए थे। हम दोनों के साथ जो कुछ भी किया था वो एक समान ही किया था। हम दोनों भाइयों में कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया था। फिर न जाने मेरे भैया ऐसे क्यों निकल गए थे। बचपन से ही उनका न तो पढ़ाई पर ध्यान था और न ही मम्मी पापा का कहना मानते थे। जैसे जैसे उन्होंने जवानी में कदम रखा तो वो बेहद गिर चुके थे। भैया हर वो गलत काम करने लगे थे जो एक शरीफ पिता के बेटे को शोभा नहीं देता। भैया ने अपनी अय्याशी की वजह से अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अभी तक भैया को उनके किए की सज़ा नहीं मिली थी, इसलिए वो ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। मम्मी पापा चाहते थे कि भैया सुधर जाए, कोई ऐसा दिन उनकी ज़िंदगी में न आए जिसमें उन्हें भैया की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आखिरकार मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से इतनी इज्जत कमाई थी और भैया थे कि उनकी इस इज्जत को नीलाम करने पर उतरे हुए थे। भैया ने मोहल्ले के कुछ ऐसे लड़कों को अपना दोस्त बनाया हुआ था जो बिल्कुल गुंडे टाइप के थे। वो लोग ना तो खुद अपने घरों में ध्यान दिया करते थे और ना ही मेरे भैया को देने देते थे। मेरे भैया जब भी घर में होते वो बार बार घर का दरवाज़ा बजाते रहते थे। भैया को बार बार बुलाने आते रहते थे। मम्मी अगर उन लड़कों से कह देती कि अभी अक्षय सो रहा है तो वो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस जाते और भैया को सोते हुए से उठाकर अपने साथ ले जाते थे। भैया हर तरह का नशा करने लगे थे। स्मोकिंग, शराब, तंबाकू, गुटखा हर चीज़ खाया करते थे। अभी उनका खून जवान था, इसलिए उन्हें ये सब कुछ करना बहुत आसान लग रहा था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि आगे आने वाले समय में उनका ये सब कुछ कितना नुकसान देने वाला है, क्योंकि ये सब सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। यही नहीं, भैया ने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया था। गली के जितने भी बिगड़े हुए लड़के थे, इन सब लोगों का एक ग्रुप था और भैया को इस ग्रुप का लीडर बना दिया गया था, क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि भैया एक शरीफ बाप के बेटे हैं। गली के लड़के ने मेरे भैया को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी मम्मी तो दिन रात भैया की तरफ से बहुत परेशान रहती थी। पापा भैया को समझा समझा कर थक गए थे, मगर भैया तो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे। पापा को डर लगता था कि बेटा जवान है, अगर वो जवान बेटे से ज़्यादा सख्ती से पेश आए तो कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। बस इसी वजह से पापा खामोश रहते थे। लोगों के घरों से भी हमारे यहाँ शिकायतें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि भैया ने और उनके दोस्त ने मिलकर नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो शरीफों का मोहल्ला था और उस मोहल्ले की सारी ही लड़कियाँ बहुत शरीफ थी। लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, तो मेरे भैया और उनके दोस्त सीटियां बजा बजा कर उन्हें परेशान किया करते थे। अब तो हद ये हो गई थी कि भैया ने बार और कोठों पर भी जाना शुरू कर दिया था। भैया कुछ कमाते तो थे नहीं, पापा के कपड़ों से पैसे चुरा चुरा कर वो अपना खर्चा करते थे और कभी उन्हें पापा के कपड़े से पैसे नहीं मिलते तो वो मम्मी पापा से पैसे मांगते थे। जब मम्मी पापा भी उन्हें पैसे नहीं देते तो घर में इतना हंगामा खड़ा कर देते थे कि घर का हंगामा ख़त्म करने के लिए मम्मी या पापा खुद ही खामोश होकर उन्हें पैसे दे देते थे, ताकि अपने घर की बात मोहल्ले वालों को पता ना चले। मोहल्ले के सारे ही लोग मेरे पापा से कहते थे कि तुम्हारे दोनों बेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बेटा इतना मेहनती है कि सुबह होते ही सर झुकाकर जॉब के लिए निकल जाता है और जब घर में आता है तो रात हो चुकी होती है, जबकि एक बेटा ऐसा है जो बिल्कुल भी जिम्मेदारी को नहीं समझता, सारा सारा दिन गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ता रहता है। मोहल्ले वालों ने मेरे पापा को वार्निंग भी दी थी कि अगर अपने बेटे को नहीं समझाया तो तुम्हें उन बाकी लड़कियों के परिवार को भी इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा, जिन्होंने मोहल्ले के इस माहौल को ख़राब करके रखा हुआ था। पापा तो बड़ी टेंशन में रहने लगे थे। पहले ही वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, अब इन बातों ने उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं पापा को समझाया करता था, भैया ठीक हो जाएंगे, अभी भैया को कोई ठोकर नहीं लगी है, लेकिन जिस दिन भी भैया को ठोकर लगेगी भैया ज़रूर संभल जाएंगे। पापा कहने लगे, बेटा जब तक तुम्हारे भाई को ठोकर लगेगी तब तक हम लोगों की बहुत बेइज्जती हो चुकी होगी। मैंने पापा को भरोसा दिलाया था, जैसा आप सोच रहे हो भगवान की कृपा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। भैया की हरकतों से तो अब मैं भी बहुत तंग आ गया था,
क्योंकि आते जाते लोग मुझसे भी भैया की शिकायतें करने लगे थे। वो मेरे बड़े भैया थे। बड़े भैया की ऐसी शिकायतें जब मैं सुनता था तो शर्मिंदा होकर रह जाता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं जिससे भैया संभल जाएं। मेरे ऑफिस में इन दिनों काम ज़्यादा चल रहा था, इसलिए मैं बहुत बिजी रहने लगा था। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई का किसी से झगड़ा हो गया है, आकर उसे बचा लो। मैं भैया को फ़ौरन ही बचाने के लिए चला गया था। इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाती, मैं भैया को बचाकर घर ले आया था, क्योंकि अगर भैया पुलिस के हाथ लग जाते तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होती। अब तो भैया की वजह से मम्मी भी बीमार रहने लगी थी। मम्मी से घर के कामकाज भी नहीं होते थे। मेरे दोस्त भी मुझसे कहने लगे थे, तुम्हारे भाई को और तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम दोनों सगे भाई हो। तुम अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारा भाई मेरा भाई होता तो न जाने कब का अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल चुका होता। मेरा दोस्त इतनी आसानी से ये बात तो कह रहा था कि मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। अपने ही फैमिली मेम्बर को घर से निकालकर अलग करना सिर्फ कहने में आसान लगता है, मगर जब इंसान ये सब कुछ करता है और करने के बाद जब सुकून से बैठता है तब उसे पता चलता है कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मैंने अब भैया को समझाना छोड़ दिया था और अब तो मैं भी उनसे चिढ़ने लगा था, क्योंकि उनकी वजह से घर का क्या बल्कि पूरे मोहल्ले का ही माहौल बदल कर रह गया था। मैं भैया के साथ साथ उनके दोस्तों को भी समझाया करता था, मगर सब के सब मुझसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उल्टा मेरा ही मजाक बना दिया करते थे। मैं बहुत सीधा बिहेवियर रखता था। मैं लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं जानता था, इसलिए ऐसे लोगों के मुंह भी मुझसे लगा नहीं जाता था। मैं सीधी बात करता था। अगर मेरी बात किसी की समझ में आ जाती थी तो ठीक था, और अगर नहीं आती थी तो मैं बार बार उसे समझाया नहीं करता था। अब हम लोगों ने सोच लिया था कि भैया को हमें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान को वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर उसे लगे कि उसकी कोशिश कामयाब बैठने वाली है। इसलिए मैंने और मेरे मम्मी पापा ने अब भैया से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब हम लोगों ने सोच लिया था कि जो भी होगा जैसा भी होगा, हम सब लोगों को मिलकर उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि हम भैया को आखिरी हद तक समझा चुके थे। भैया हमारी किसी भी बात को ना सुनते थे और ना ही समझते थे। हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि भैया अपना आने वाला कल ख़राब कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से वो दलदल में धंसते जा रहे हैं। लोगों को परेशान करना, अपने आराम के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, दूसरों की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना, ये सब कुछ बहुत बड़ा पाप है। और मैं जानता था कि मेरे भैया एक बहुत बड़े पापी इंसान बन चुके हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। भैया की हरकतें कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। सारी रात भैया घर पर नहीं आए थे। अक्सर ऐसा होता था कि भैया लेट नाइट घर आते थे, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ था कि भैया सारी रात घर नहीं आए थे और दूसरा भी आधा दिन निकल चुका था। मम्मी भैया के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैं तो सुबह 9 बजे तक ही ऑफिस के लिए चला जाता था। जब मम्मी ने मुझे परेशान हालत में फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा भाई कल रात से घर नहीं आया है और अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है, मैंने मम्मी से कहा, आप परेशान नहीं हो, मैं भैया के दोस्त को कॉल करके पूछता हूँ। मैंने भैया के दोस्तों का नंबर ट्राई किया तो उन लोगों का भी नंबर नहीं लग रहा था। मैं भी भैया के लिए परेशान हो रहा था कि न जाने वो कहाँ चले गए हैं। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे एक कॉल आया। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहे थे। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था। मैं बहुत घबरा गया था। मैं उसी समय अपनी ड्यूटी छोड़कर पुलिस स्टेशन चला गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे भाई हमारे कब्जे में है। मैं जब पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन में मुझे बताया गया कि मेरे भैया को बार से पकड़ा गया है। एक रात पहले मेरे भैया बार में मौजूद थे। उन्होंने वहीं पर रात गुजारी थी। जब सुबह के टाइम पर पुलिस ने उस बार में रेड मारी तो उन्होंने वहां से भैया को भी अरेस्ट किया था। और न जाने बार के कितने लोग थे जो पुलिस की हिरासत में थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा भाई हमें नशे की हालत में मिला है, इसने बहुत दारू पी हुई थी। मैंने पुलिस वालों से कहा था, प्लीज़ आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमने तुम्हें ये कहने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे भाई का जुर्म बताने के लिए तुम्हें बुलाया है। उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मैं भैया से मिलना चाहता हूँ। वो कहने लगे, तुम्हारा भाई तुमसे नहीं मिल सकता। सुबह से उसकी खूब पिटाई लग रही है। पूछताछ की जा रही है कि वो बार में क्या करने आया था, क्योंकि हमें शक है कि इसका नाता तो एक ऐसे गैंग से है जो लड़कियों की सप्लाई दूसरे मुल्क में करता है। हमें रिपोर्ट मिली थी कि आज रात बार में एक ऐसा ग्रुप आने वाला है जिनकी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और इस दौरान हमारे इन पर नज़र पड़ी। ये लोग नशा कर रहे थे। हमें शक है कि ये भी इसी ग्रुप में मेंबर्स है। उसने बताया कि वो बार में अपने दोस्तों के साथ मज़े करने के लिए गया था। मैंने कहा, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया को छोड़ दो, वो बहुत शरीफ लोग हैं।
इंस्पेक्टर कहने लगा, अगर तुम शरीफ हो तो तुम्हारा भाई बार से नशे की हालत में क्यों मिला है? क्या शरीफ लोगों की यही पहचान होती है? पुलिस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर तो मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में धंसता चला जा रहा था। पुलिस वाले मेरे भैया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जमानत के लिए वकील भी हायर किया था, मगर कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये बात अपने घर पर मम्मी पापा को बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये बात उनसे छुपाई तो मैं अकेले भैया को कैसे छुड़ा सकूंगा, और अगर घर पर ये बात बता दी तो पापा की तबीयत खराब हो सकती है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो गया था। उन लोगों ने भैया को मार मार कर उनका हाल बेहाल कर दिए थे। मुझे तो भैया पर गुस्सा आ रहा था कि उन्हें मैं कितना समझाया करता था वो ये काम करना बंद कर दें, मगर उनकी कुछ समझ नहीं आता था। शराब और गलत कामों को उन्होंने अपनी आदत भी बना लिया था। ना चाहते हुए भी मुझे ये बात अपने मम्मी पापा को बतानी पड़ गई थी। पापा को जब पता चला तो पापा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं मोहल्ले वालों का सामना कैसे करूँगा, सब लोग कहेंगे कि आज बेटा जेल भी हो आया है। मैंने पापा को समझाया था और कहा था कि अब हम किसी भी तरह से भैया को छुड़ाना होगा। पापा ने कहा था, मैं कभी भी तुम्हारे भाई को माफ़ नहीं करूँगा, उसने आज मेरी इज्जत को नीलाम करके रख दिया है। मैंने पापा से कहा था, अभी ये समय हमें ये सब कुछ करने का नहीं है। पुलिस वालों ने पहले ही भैया को मार मार कर उनकी हालत ख़राब कर दी है। अगर हमने भैया को जेल से नहीं निकाला तो भैया को वो लोग जेल में ही मार देंगे। पापा कहने लगे, अगर तुम्हारा भाई मरता है तो मर जाए, मैं इस बार उसे नहीं बचाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को समझाया था, कहा था कि वो भी आपका बेटा है, हो सकता है कि भैया को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाए, और अगर भैया को आज के बाद भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हुई तो आपका जो मन करे वो आप भैया के साथ करना। मगर पापा तो भैया को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मुझे कुछ न कुछ करना था। इसी सब में 3 दिन गुजर गया था। भैया की ज़मानत नहीं हो पा रही थी। मैं भैया की ज़मानत करवाने के लिए महंगे और अच्छे वकील के पास गया था। ये वकील मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त थे। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने ऑफिस से लोन ले लिया और जल्द से जल्द ज़मानत के पैसे भरकर भैया को रिहा करवा के घर ले आया था। भैया जब घर आए तो पापा ने भी उन पर बहुत गुस्सा किया था। यहाँ तक कि पापा का भैया पर हाथ भी उठ गया था। भैया की हालत पहले ही बहुत ख़राब थी क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा था। भैया ने हाथ जोड़ जोड़ कर मम्मी पापा से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि आज के बाद वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि जेल की हवा खाने के बाद और पुलिस की मार खाने के बाद तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो फिर मेरे भैया क्या चीज़ थे? मेरे भैया को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि जेल जाने से उनकी कितनी बेइज्जती हुई है। वो पूरे 5 दिन जेल में रहे थे। जिन दोस्तों के साथ उन्होंने अपना इतना समय वेस्ट किया था उनमें से किसी ने उन्हें बचाया नहीं था। उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था उन्हें वो सब कुछ याद आने लगा था और वो अब सीधे रास्ते पर उतर आए थे। मैंने भैया को समझाया था कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो शायद आज हम लोगों की इतनी बेइज्जती नहीं होती। आपको जेल से आते हुए पूरे मोहल्ले ने देखा है। आप ये सारे काम छोड़ क्यों नहीं देते? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको नहीं पता कि मम्मी पापा की इज्जत भी आपके ही हाथ में है, जिसको आज आपने पूरी तरह से नीलाम कर दिया है। भैया कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो अतुल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने भैया से कहा, अब आप ये सारे गलत काम छोड़ देना, कभी इस गलत रास्ते पर मत चलना। आप शादी करो और अपना घर बसाओ। अगर इसी तरह आप अय्यासी की ज़िंदगी गुजारते रहे तो इस समय आपको ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी, मगर बुढ़ापे में आकर यही ज़िंदगी आपको मौत के रूप में नज़र आने लगेगी। इसलिए कहता हूँ कि एक इज्जतदार ज़िंदगी इंसान को सुकून से जीने देती है। भैया को मेरी बातें समझ आ रही थी। भैया ने रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगी थी, मगर एक बात थी जो भैया मुझसे कहना चाहते थे। भैया ने कहा था, तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया है, तुमने मुझे समझाया भी बहुत है, मैं तो सभी का गुनाहगार हूँ ना। न जाने मुझसे क्या हो गया था कि मैं इतने सारे पाप करने लगा था। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, लेकिन अतुल उस रात मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। मैंने कहा, भैया क्या बात है, आप मुझे बताओ। भैया कहने लगे, वहाँ बार में जब मैं गया तो बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। इस दौरान मुझे वहाँ पर डांस करने वाली एक लड़की बहुत पसंद आई थी। मैंने वेटर से कहकर उस लड़की की ड्रिंक में नशे की दवाई मिलवा दी थी और फिर बातों ही बातों में उस लड़की को लेकर कमरे में आ गया था। वो लड़की अभी भी नशे में थी और मैं बहुत नशे में था। उस लड़की को पूरी तरह से नशा नहीं चढ़ा था, जबकि मैं नशे में इतना धुत था कि मैं उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मैंने ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ गलत काम किया। मैं उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी गलत काम किए वो सब एक तरफ, और जो इस लड़की के साथ किया वो सच में बहुत शर्मनाक था। उस लड़की की रिक्वेस्ट भरी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। जब वो रो रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो,
मैं एक शरीफ परिवार की लड़की हूँ। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे मेरे कुछ दोस्त लेकर आए हैं। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ पर तुम जैसे दरिंदे भी होते हैं जो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैंने उसकी एक न सुनी और फिर वो गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। भैया की बात सुनकर मुझे उस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आया था। भैया कह रहे थे कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। भैया ने कहा था कि उस लड़की की ज़िंदगी मैंने ख़राब की है, मैं उस लड़की को एक्सेप्ट कर लूँगा, उसे एक इज्जतदार ज़िंदगी दूँगा और मैं खुद भी सुधर जाऊँगा, आगे से कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने भैया से कहा था तो फिर आप दोबारा से बार जाना और वहाँ जाकर उस लड़की को तलाश करना। भैया ने कहा वो लड़की बार में काम नहीं करती। उसने मुझे बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गई थी। भैया कहने लगे मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था क्योंकि मैं नशे में था, बस मैंने उसके चेहरे की झलक देखी थी और वेटर को सब कुछ बता दिया था और सोच लिया था कि मैं इसके साथ गलत काम करूँगा। जब वो लड़की कमरे में लाई गई तो कमरे में अंधेरा था और बहुत धीमी धीमी रोशनी थी। नशे में धुत होने की वजह से मैं उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। हाँ, मगर मुझे इतना याद है कि जब मैंने उसके तन से कपड़े हटाए थे तो उसके कमर पर एक हाई टाइप का टैटू बना हुआ था और उसके बीच में लव लिखा हुआ था। इसके अलावा मुझे उस लड़की की कोई भी पहचान नहीं है क्योंकि जब बार में रेड पड़ी थी तो शायद वो लड़की मुझसे पहले वहाँ से चली गई थी और ज़्यादा नशे में होने की वजह से मैं अपनी होश में नहीं आया था और इस तरह मैं पुलिस के हाथ लग गया था। मैंने भैया को समझाया था और कहा था कि कभी आपको वो लड़की मिल जाए तो आप उससे माफ़ी मांग लेना, शायद आपके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। भैया कहने लगे थे मैं सिर्फ उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसी लड़कियाँ जो दूसरों की हवस का शिकार हो जाती हैं उनको इस समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उनकी ज़िंदगी बदरंग कर दी जाती है। लेकिन मैं उस लड़की की ज़िंदगी में रंग भरूंगा, उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा और जब तक वो नहीं मुझे मिल जाती तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। भैया की ऐसी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई थी। भैया को अपनी की हुई गलती रियलाइज़ हो गई थी। मुझे इन सब से बहुत सुकून मिला था। दिन ब दिन भैया बेहतर होते जा रहे थे। भैया ने अपने उन गुंडे मवाली दोस्तों के साथ रहना भी छोड़ दिया था। मम्मी पापा तो उनसे बात तक नहीं करते थे मगर भैया उनसे लगातार माफ़ी मांग रहे थे और उन्होंने मोहल्ले में जिन जिन लोगों के साथ गलत किया था उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगना शुरू कर दिया था और भैया ने अपने लिए नौकरी का इंतज़ाम भी कर लिया था। अब भैया काफ़ी हद तक सुधर चुके थे। इस बात को पूरे 20 दिन गुजर गए थे। भैया हमेशा मुझे बताया करते थे कि वो उस लड़की को तलाश कर रहे हैं मगर वो टैटू वाली लड़की उन्हें कहीं नहीं मिल रही। मैंने भैया से कहा था भगवान पर भरोसा रखो, वो लड़की आपको जल्द ही मिल जाएगी। काफ़ी समय इसी तरह से गुजर गया था। भैया को वो लड़की नहीं मिल रही थी। भैया बहुत परेशान रहते थे और काम भी मन लगा कर करते थे। अब मम्मी पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए मगर बड़े भैया के होते हुए मैं शादी कैसे कर सकता था। मैंने मम्मी पापा से कहा था कि पहले आपको भैया की शादी करनी चाहिए। मम्मी पापा अभी भी उनसे नाराज़ थे लेकिन उनके सुधर जाने पर वो लोग उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हो गए थे। मम्मी ने 1-2 जगह भैया के लिए रिश्ते की बात की तो भैया को मोहल्ले के सभी लोग जानते थे, इसलिए वो भैया को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी ट्राई कर रही थी कि पहले भैया की ही शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन भैया ने मम्मी से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था और भैया के इनकार की वजह मैं जानता था। इस बीच मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। इस लड़की को मैंने अपने ऑफिस के सामने देखा था। मैंने जब इस लड़की के बारे में पता लगाया तो ये इसी शहर में रहती थी। मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी। मैंने अपने मम्मी को इस लड़की के बारे में बताया था और इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपनी मम्मी को दे दी थी। मेरी मम्मी जब इस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को भी वो लड़की पसंद आ गई थी। जब उस लड़की के घर वालों ने मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया था। इस लड़की से मेरी एक बार फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मैं तुमसे किसी तरह के वादे तो नहीं कर सकता लेकिन इतना भरोसा ज़रूर दिलाता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया ताकि मैं तुम्हें शादी करके अपने घर की इज्जत बना सकूँ। वो लड़की मेरी इन बातों से बहुत इम्प्रेस हुई थी। हम दोनों की शादी जल्दी ही होने जा रही थी। मैं बहुत खुश था लेकिन मैं अभी भी इस बात से उदास था कि पहले मेरे भैया की शादी होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन भैया तो उसी लड़की को तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। एक दिन मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी पत्नी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई थी। शादी की पहली रात मैंने उससे ढेर सारी बातें की थी। मैंने उसे मुँह दिखाई का तोहफा भी दिया था। वो बहुत खुश थी, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मैं खुश था कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी में रौनक कर देगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे।
जैसे ही मैं अपनी पत्नी के करीब गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि इस लड़की की कमर पर टैटू बना हुआ था। मुझे अचानक भैया की कही हुई बात याद आ गई थी। भैया ने मुझे बताया था कि वो इसी तरह के टैटू वाली लड़की को ढूंढ रहे थे, जिसकी कमर पर हार्ट टाइप के टैटू बना हुआ था और उसके बीच में लव लिखा हुआ था। ऐसा ही टैटू इस लड़की की कमर पर भी मौजूद था। ये लड़की मुझसे मोहब्बत जताने में बिजी थी, जबकि मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गया था। उसने जब मेरे ऐसे रिएक्शन देखे तो वो कहने लगी, क्या हुआ अतुल? उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गुजरे हुए समय में उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं हो। अगर उसके साथ मेरे भैया ने कुछ गलत किया होता तो उसके चेहरे पर थोड़े बहुत परेशानी भरे एक्सप्रेशन जरूर होते, क्योंकि इज्जत खराब होना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वो लड़की ना हो जिसकी भैया ने इज्जत खराब की हो, और ये वो टैटू ना हो उस लड़की के और मेरी पत्नी शिल्पा के टैटू में काफ़ी अंतर हो। मैंने यही सब सोचकर अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में मेरी पत्नी के आने के बाद एक खुशी का माहौल छाया हुआ था। मेरी मम्मी पापा भी मेरी पत्नी से बहुत खुश रहते थे। भैया तो ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। भैया मेरी पत्नी को अपनी बहन की तरह समझते थे। घर में अब चैन सुकून देखकर मुझे भी खुशी होती थी, और वक्त के साथ साथ मम्मी पापा ने भी भैया को माफ़ कर दिया था। मेरी शादी को 1 महीना गुजरने वाला था। मैं चाहता था कि हम अपनी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी करें, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर में अच्छी डेकोरेशन की थी, क्योंकि उस दिन मेरे मम्मी पापा तो हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, जबकि भैया अपने काम में ज़्यादा बिजी थे। उन्होंने कहा था कि वो कल घर आएंगे, और मम्मी पापा भी अगले दिन ही घर आने वाले थे। हम दोनों पति पत्नी के पास अपनी 1 मंथ की एनिवर्सरी एंजॉय करने का बहुत अच्छा मौका था। पूरा घर हमें खाली मिल रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे और खुशी भरे लम्हे गुजारना चाहता था। मैं उसके लिए ब्लैक कलर की साड़ी लेकर आया था, जो मैंने उसे गिफ्ट की थी और उसे पहनने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसी मेरी पत्नी ज़्यादातर सूट ही पहनती थी। उसे साड़ी पहनना पसंद नहीं था, और मैं भी जो अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आया था वो किसी के सामने पहनने की नहीं थी। मैं अपनी पत्नी के लिए ब्लैकलेस साड़ी लेकर आया था, जिसमें उसकी कमर और उसके बाजू खुल गए थे। मेरी पत्नी वो साड़ी पहनकर जब तैयार हुई तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। घर में कोई नहीं था। हम दोनों म्यूज़िक पर सॉन्ग लगाकर डांस कर रहे थे, और फिर अचानक घर का दरवाज़ा बजने लगा। मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलने के लिए मेरे साथ साथ बाहर आ गई थी। हमें लगा कि शायद डिलीवरी बॉय आया होगा, क्योंकि हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर भैया थे। मैं भैया को देखकर चौंक गया था। मैंने भैया से कहा, आप इस समय? तो भैया कहने लगे, हाँ मैं काम से फ्री हो गया था, कल के लिए कोई काम बाकी ही नहीं रहा था, इसलिए मैं घर आ गया। मैंने भैया को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। भैया घर के अंदर आ चुके थे। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के बाद पलटा तो मैं ये देखकर दंग रह गया था कि भैया मेरी पत्नी की कमर को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मैं भैया को देख रहा था और भैया की नज़र मेरी पत्नी की कमर पर थी। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अपनी पत्नी को कमरे के अंदर जाने का इशारा किया था। तभी भैया जल्दी से मेरी तरफ आया और मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहने लगे, अतुल तुम्हारी पत्नी वही लड़की है जिसकी उस रात मैंने इज्जत खराब की थी। भैया की बात सुनकर मैंने उससे कहा, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? आप भूल क्यों नहीं जाते उस लड़की को? भैया कहने लगे, देखो तुम्हारी पत्नी की कमर पर जो टैटू है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो उस रात उस लड़की की कमर पर था। भैया की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये बात तो शादी की रात मेरी भी दिमाग में आई थी, मगर मैंने इसे ये सोचकर अपने दिमाग से निकाल दिया था कि ज़रूरी तो नहीं मेरी पत्नी शिल्पा वही लड़की हो। मगर भैया कह रहे थे कि नहीं, शिल्पा वही लड़की है। मुझे उसकी कमर का टैटू अच्छी तरह से याद है कि उस लड़की की कमर पर भी यही टैटू था, और वो भी शायद कद काठ में बिल्कुल ऐसी ही थी। भैया कहने लगे, शिल्पा को बुलाओ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भैया ज़ोर ज़ोर से शिल्पा को आवाज़ लगाने लगे तो शिल्पा बाहर आ गई। भैया झट से उसके पैरों में गिर गए और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम सूट पहनती थी, यही वजह है कि मुझे तुम्हारी कमर कभी दिखाई नहीं दी। आज मैं तुम्हारी कमर का टैटू देखकर समझ गया हूँ कि तुम वही लड़की हो। मेरी पत्नी तो बड़ी अनजान सी नज़रों से मुझे देख रही थी, जबकि मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर ये बात सच थी तो फिर उसने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं। अगर वो मुझे ये सब कुछ पहले बता देती तो शायद आज मुझे अपने भैया के सामने इस तरह शर्मिंदा ना होना पड़ता। मेरी पत्नी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हो? भैया कहने लगे, तुम वही लड़की हो ना जो उस रात बार में। भैया इतना कहने वाले थे कि वो खामोश हो गई। न जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो खामोश होकर अपने कमरे में चली गई।
मैं समझ गया था कि भैया सोच रहे होंगे मुझे अपने भाई के सामने ये बात नहीं दोहरानी चाहिए थी, मगर भैया अब हम दोनों पति पत्नी के दिल में शक डालकर जा चुके थे। उस रात मैं अपनी पत्नी को कमरे में ले गया और उसके साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा था, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी इज्जत खराब हो चुकी थी। तुम मुझे अगर पहले बता देती तो शायद आज मैं अपने भैया का पश्चाताप अधूरा ना छोड़ता। भैया तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते थे, तुमसे माफ़ी मांगकर तुमसे शादी करना चाहते थे, मगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझसे शादी करने के बाद उस इंसान के घर में आकर बैठ गई हो जो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता है। मेरी पत्नी नासमझ नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं उससे जिस बात पर झगड़ा कर रहा था उसे इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी लगातार यही कह रही थी कि आपकी किसी भी बात का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम शादी से पहले अपना कुंवारापन खो चुकी हो, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। मेरा इतना कहना था कि मेरी पत्नी ने झट से मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। शादी से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल साफ कैरेक्टर की लड़की हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तो फिर भैया जो कह रहे हैं क्या वो झूठ कह रहे हैं। शिल्पा कहने लगी, मुझे क्या पता तुम दोनों भाई क्या बकवास कर रहे हो। ना तो मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है और ना ही तुम्हारे भाई की कुछ बात समझ आ रही है। बस तुम तो मुझसे झगड़ा किए जा रहे हो। तुम नहीं जानते कि पति पत्नी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, मगर न जाने क्यों मुझे उससे दूरी बनाना ही ठीक लग रहा था। मेरी पत्नी मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी। उस दिन तो ये बात जैसे तैसे खत्म हो गई थी, मगर क्लियर नहीं हुई थी। मैं अपनी पत्नी से दूर दूर रहने लगा था। मेरी पत्नी बार बार मुझसे पूछती थी, आखिर तुम दोनों भाइयों को क्या हो गया है, मगर मैं उसे कुछ नहीं बताता। अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपनी पत्नी को अपने भाई की पूरी बात नहीं बतानी चाहिए, कहीं वो मेरे भाई को दूसरों के सामने बदनाम करना शुरू न कर दे। कहीं वो बाद में मुझे ये ताना ना दे कि तुम्हारे भाई लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था, और अगर शिल्पा वही लड़की निकली तो मेरी उसके साथ आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। भैया भी पूरी तरह से खामोश होकर रह गए थे। उस दिन जज्बात में भैया ने शिल्पा से माफ़ी तो मांग ली थी, मगर अब वो शिल्पा से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मम्मी पापा जब घर में होते थे तो इस बात को नोटिस करते थे कि मैं शिल्पा से खींचा खींचा रहता हूँ। वो लोग शिल्पा से भी पूछते थे कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। शिल्पा भी उनको कोई जवाब नहीं देती थी। अब हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में खट्टापन आ गया था। शिल्पा मेरे जितना करीब आने की कोशिश करती थी, मैं उससे उतना दूर भागता था। भैया भी बार बार मुझसे अपनी शर्मिंदगी जाहिर करते थे और यही यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि ये शिल्पा ही है। मैं इस टैटू को नहीं भूल सकता। मैं तो इसे अपना नाम देना चाहता था, मगर अब ये तुम्हारी ही पत्नी बनकर मेरी नज़रों के सामने इस घर में रह रही है। मुझे ये अपनी आंखों के सामने तुम्हारे साथ बहुत खटकती है। भैया की ऐसी बातें मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। शिल्पा भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। अब वो सबसे तंग आ गई थी, इसलिए उसने मुझसे दो टूक बात करने का फैसला कर लिया था। उसने मुझसे कहा, बताओ तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है, आखिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मैं शिल्पा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस नज़रें झुकाकर उसके सामने खड़ा हुआ था। शिल्पा कहने लगी, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो बेशक छोड़ सकते हो, मगर तुम्हें मेरी गलती के बारे में बताना होगा। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा तुम मुझे दे रहे हो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब शिल्पा मुझसे सब कुछ पूछने के लिए जिद पर आ गई थी और अब मजबूरी में आकर मुझे शिल्पा को ये सब कुछ बताना ही था। मैंने शिल्पा को वो सब कुछ बता दिया था जो उस रात भैया ने उस लड़की के साथ किया था, और ये भी बताया था कि ऐसा ही टैटू तुम्हारी कमर पर बना हुआ है। भैया को पूरा यकीन है कि तुम वही लड़की हो, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम मुझसे ये बात छुपा रही हो ताकि तुम अपना घर मेरे साथ बसा सको। मेरी बात सुनकर शिल्पा चौंक गई थी। उसने मुझसे कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना मेरा किसी के साथ अफेयर था और ना ही मेरे साथ किसी ने कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी। अगर घर से निकलना भी होता था तो अपने परिवार के किसी मेंबर के साथ ही निकलती थी। मैंने शिल्पा की बात पर कहा, क्या तुम सच कह रही हो। शिल्पा कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर अचानक वो मेरी बात पर खामोश हो गई और न जाने क्या सोचने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहने लगी, तुम्हारी बात मुझे अब कुछ कुछ समझ आ रही है। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो कहने लगी, ये टैटू मैंने सिर्फ अपने एक शौक में बनवाया था और घर वालों से छुप कर बनवाया था, क्योंकि पिछले दिनों टैटू का बहुत क्रेज चल रहा था। हम दोनों फ्रेंड्स ने सोचा कि हम दोनों भी टैटू बनवा लेते हैं, थोड़ी ना इस बारे में किसी को पता चल रहा है।
मेरी एक फ्रेंड है नीलम, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। नीलम का घर मेरे घर से काफ़ी दूर है। कभी वो मेरे घर आ जाती थी तो कभी मैं उसके घर चली जाया करते थे। और ये टैटू हम दोनों ने एक ही साथ एक ही शॉप पर बनवाया था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि नीलम की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कई बार नीलम का कॉन्टैक्ट नंबर ट्राई किया मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं तो उससे मिलने के लिए घर भी गई थी मगर उसकी मम्मी ने कहा था कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती। न जाने नीलम को क्या हो गया था। मैंने उससे कई बार मिलने की कोशिश की मगर हर बार नीलम ने मुझसे मिलना बस पसंद नहीं किया। मुझे लगा कि शायद नीलम अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। फिर कुछ समय बाद मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता भी तय हो गया था। मैं अपनी शादी का इनविटेशन उसे देने के लिए गई थी, तब भी वो मेरे सामने नहीं आई। उसकी मम्मी ने कहा था कि वो मेरी शादी में ज़रूर आएगी, लेकिन वो मेरी शादी में भी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि ज़रूर नीलम के साथ कोई प्रॉब्लम है। शिल्पा कहने लगी, मैं चाहती हूँ एक बार मैं अपने दोस्त नीलम से इस बारे में बात करूँ। हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा नहीं बल्कि नीलम के साथ ऐसा किया हो। शिल्पा की बात सुनकर मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी। मैंने कहा, हाँ तुम एक बार अपनी दोस्त से बात करने चलो, उससे पूछो कि क्या सच में उस रात उसके साथ ऐसा ही हुआ था। शिल्पा मेरे साथ अपने दोस्त नीलम से मिलने के लिए उसके घर चली गई थी। मुझे उसकी मम्मी ने बाहर बैठे रहने के लिए कहा था, जबकि शिल्पा ने उसकी मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं उससे मिलकर एक बहुत ज़रूरी बात पूछना चाहती हूँ और मेरी ये बात पूछना उससे बहुत ज़रूरी है। नीलम की मम्मी ने बड़ी मुश्किल से शिल्पा को उसके कमरे में जाने दिया था, क्योंकि नीलम ना तो अपने घर वालों से मिलना चाहती थी और ना ही वो किसी और से मिलना चाहती थी। इसलिए उसने अपने घर वालों से सख्त मना किया हुआ था कि अगर कोई भी मेरे कमरे में आया तो मैं खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगी, जिसके डर से कभी भी कोई उसके कमरे में नहीं जाता था। जैसे ही शिल्पा उसके कमरे में गई तो उसकी कंडीशन देखकर शिल्पा सब कुछ समझ गई थी, क्योंकि वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो जितनी खिली खिली और हंसी खुशी रहती थी, उसकी कंडीशन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वही नीलम है। फिर शिल्पा उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगी। वो शिल्पा से बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी शिल्पा ने ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश की और उसे पूरी बात बताई। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश की है, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है, मुझे सब कुछ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर नीलम झट से शिल्पा के गले लगकर बहुत रोई थी और फिर उसने पूरी बात शिल्पा को बता दी थी कि किस तरह वो बार तक अपने दोस्तों के कहने पर गई थी। उस दिन उसकी एक दोस्त का बर्थडे था। वो एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि हम सब लोग बार में जाकर एंजॉय करेंगे, मगर नीलम उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी। नीलम की दोस्त उसे जिद करके बार तक ले गए थे। वहाँ पर नीलम डांस कर रही थी, तब मेरे भैया की नज़र नीलम पर गई और उन्होंने वेटर से कहकर उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी। जब नीलम को चक्कर आने लगा तो वो एक साइड पर आकर खड़ी हो गई थी ताकि अपने आप को संभाल सके। इस टाइम भैया पहुंच गए और वो ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गए। नीलम के सारे दोस्तों को लगा कि नीलम घर जा चुकी है, मगर भैया उसे कमरे में ले गए थे और वहां जाने के बाद उन्होंने उसकी इज्जत खराब कर दी थी। भैया ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसकी कमर का बना हुआ टैटू देख चुके थे। जिस तरह का टैटू शिल्पा की कमर पर भी बना हुआ था। बार में रेड पड़ने से पहले ही नीलम को होश आ गया था और वहाँ से भाग निकली थी। वो जब अपने घर गई तो वो बहुत उदास थी और बहुत रो रही थी। उसकी मम्मी बार बार उससे पूछ रही थी, मगर उसने अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया और फिर वो धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती गई। उसके घर वाले उसे डॉक्टर को भी दिखाना चाहते थे, मगर नीलम डॉक्टर को भी अपने करीब नहीं आना देना चाहती थी। नीलम की कंडीशन के बारे में तो नीलम की मम्मी ने शिल्पा को बता दिया था, मगर पूरी बात तो नीलम की मम्मी भी नहीं जानती थी। यही वजह थी कि शिल्पा और नीलम की एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैंने शादी की रात शिल्पा की कमर पर वो टैटू देखा था तो मुझे कुछ खटक सा महसूस हुआ था, मगर ये बात अब कन्फर्म हो गई थी। जब भैया ने शिल्पा की कमर पर वही टैटू देखा तो भैया को भी यही लगा था कि वो नीलम ही है जिसकी उन्होंने इज्जत खराब की थी। अब सारी बात खुलकर हमारी आंखों के सामने आ गई थी। शिल्पा ने नीलम को पूरी बात बताई थी कि किस तरह उसके पति के भाई ने उसके साथ ये सब कुछ किया। शिल्पा ने नीलम को समझाया था कि तुम मेरे जेठ को माफ़ कर दो, क्योंकि वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन नीलम ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि उस दरिंदे ने मेरी इज्जत खराब कर दी। उस रात उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन शिल्पा उसके आगे बहुत गिड़गिड़ा रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा अपना घर खराब हो रहा है, मेरा पति मेरे करीब नहीं आता, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच सकता है। मेरे पति को ऐसा लगता है कि
मैं वही लड़की हूँ और मुझे अपने पति को अपनी इज्जत के खराब होने के बारे में शादी की पहली रात ही बताना चाहिए था। शिल्पा कहने लगी, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि तुम्हारे पति को बता दूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जो कुछ हुआ था वो मेरे साथ हुआ था। मगर मैं तुम्हारे जेठ को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। शिल्पा ने जब ये बात मुझे आकर बताई, नीलम मेरे भैया को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था नीलम की हालत पर, क्योंकि उस बेचारी के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। मैंने भैया को भी सब कुछ बता दिया था। भैया ने कहा था कि कुछ भी करके तुम नीलम को मनाओ, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको ठीक कर दूँगा, वो मुझसे जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। ये बात मेरे मम्मी पापा को भी पता चल गई थी और मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि अपने माता पिता का कहना ना मानने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उनको उनके किए की सज़ा इस दुनिया में ही मिलकर रहती है। तुमने उस लड़की का दिल दुखाया, उस लड़की की हाय तुम्हें ज़रूर लगेगी। भैया मम्मी पापा से कहने लगे, मैं आपकी औलाद हूँ, आप लोग मुझे ऐसा तो बद्दुआ मत दीजिए। भैया दिन रात रोते रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि नीलम उन्हें माफ़ कर दे। वो बार बार मेरी पत्नी के आगे गिड़गिड़ाते थे कि तुम जाकर नीलम को समझाओ। भैया के कहने पर शिल्पा भी अपनी दोस्त को समझाने के लिए जाती थी कि वो मेरे भैया को माफ़ कर दे, मगर नीलम तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। ये बात अब सब लोगों के सामने आ गई थी। फिर एक दिन हमने फैसला कर लिया था कि हमें नीलम और भैया का सामना करवाना होगा। जब नीलम अपना सारा गुस्सा भैया के ऊपर उतार देगी तो शायद वो भैया को माफ़ कर दे, क्योंकि अभी तो वो भैया से दूर थे, इसलिए उन्हें अपना दुश्मन समझ रही थी। भैया तो तैयार थे नीलम के सामने उसके पैरों में गिरकर भी माफ़ी मांगने के लिए। फिर हमने नीलम के घर वालों से बात की, उनसे भी माफ़ी मांगी थी। उस दिन हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्या करते, नीलम की भी हमें ज़िंदगी सुधारनी थी, उसे डिप्रेशन से बाहर लाना था। उसके लिए हमें भैया से उसका सामना करवाना बहुत ज़रूरी था। नीलम अपने कमरे से बाहर आती ही नहीं थी, इसलिए हम भैया को लेकर नीलम के घर पर चले गए थे और उसके कमरे में उन्हें भेज दिया था। नीलम तो मेरे भैया का चेहरा देखते ही उन्हें पहचान गई थी और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो भैया को मारने के लिए आगे बढ़ी थी, मगर भैया ने उसके हाथ पकड़कर उसे होश में लाते हुए उससे माफ़ी मांगी थी। उसके आगे हाथ जोड़े थे, उसके पैरों में गिर गए थे। नीलम उन्हें अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। भैया ने उसे कहा था कि तुम मुझे चाहो तो जान से मार सकती हो, मैं तुम्हारे हाथ से मर भी जाऊँ, मगर मरने से पहले भी मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो ऊपर वाला मुझे कैसे माफ़ कर देगा। भैया की ऐसी बातों से नीलम होश में आई थी और फिर उसने भैया को माफ़ कर दिया था। उस दिन हम सब लोग बहुत रोए थे और भैया को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने नीलम के साथ बहुत गलत किया था। अपनी सारी ज़िंदगी में उन्होंने जितने भी बुरे काम किए थे, शायद उनकी माफ़ी इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन उनके लिए यही बहुत था कि नीलम ने उन्हें माफ़ कर दिया था। फिर नीलम के घर वालों ने उसे बहुत समझाया था कि वो भैया से शादी कर ले, भैया उसे सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखेंगे। नीलम बड़ी मुश्किल से भैया के साथ शादी करने के लिए मानी थी। अभी भी नीलम के दिल में भैया के लिए नफ़रत तो नहीं निकल रही थी, लेकिन जब शादी हो गई और शादी के बाद भैया ने उसका ख्याल रखना शुरू किया, उसको संभालना शुरू किया, तो धीरे धीरे भगवान ने उसके दिल में भैया के लिए मोहब्बत भी डाल दी थी। इस तरह भैया और नीलम का घर बस गया। मेरी और शिल्पा की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ गई थी। मैंने भी शिल्पा से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। शिल्पा और मैं भी अब सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मेरे भैया और नीलम भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान हर पति पत्नी को उनकी ज़िंदगी में खुशी दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।